हेलो माय डियर एम्बाइबर्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं भाई? ऑडियो वीडियो बता दे, सब कुछ परफेक्ट है? इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो बेटा सब सही है? जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप कर दो। हाँ सब परफेक्ट। ऑडियो वीडियो शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेरणा, ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप सब लोग बताओ आप कैसे हैं? जल्दी से एक बार खुद को एक्नॉलेज करो। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है ये भी बता दें। तो शुरुआत करते हैं आपके बैच के। देखो आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शंस को लेके। अब एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो मेरा मोटो बस इतना है कि मैं आपको सब कुछ रिवीजन करा दूं। देखो अभी कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जैसे कंजंक्शंस होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, लाइक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट के अपने पार्ट्स हैं, टाइम के लिए आता है या फिर बेटा कंडीशन के लिए आता है। कोऑर्डिनेट के लिए अपने होते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमें हमसे कहा जाता है कि जैसे कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है अगर, तो भाई वो कौन सा है, कम्युलेटिव है, एडवर्जेटिव है या इलेटिव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे ही क्वेश्चंस हैं और ये हमें दो तरीके से मदद करने वाले हैं। एक तो हम समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, कंजंक्शन पूछ लिया बहुत आसान है। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर कोऑर्डिनेट में यदि ये पूछ लिया कि ये कोऑर्डिनेट में कौन सा वाला है तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इन सबका डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप सो सब लोग तैयार हैं। ठीक, आज के सेशंस में आपको बता दूं, अभी 8 से 9 बजे आप क्लास में हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा 10 बजे से लेके 1 बजे तक जो क्लास होगी आज हम उसमें बात करने प्रपोजिशन की मैराथन, ठीक है। बेटा यहां आपकी प्रपोजिशन की मैराथन होगी तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। मेरी बात समझ गए बेटा? प्रपोजिशन की मैराथन क्लास होगी 10 बजे से 1 बजे तक। एप्लीकेशन पे जरूर ज्वाइन करना, यू विल गेट द पीडीएफ। और कई दिन बाद मैं आज ठीक महसूस कर रहा हूँ आज कई दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ, वरना कई दिन से बच्चों तबीयत ऐसी चल रही थी कि बस मतलब पढ़ाना आपको जरूर था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कल भी फिर आपकी क्लास छोड़ने के बाद सारा दिन कैसे निकला बस पूछो नहीं। तो भाई ये पराक्रम सीरीज है, ठीक है। ये आपके सुबह 7 बजे से 8 बजे से चलती है और भी एप्लीकेशन पे आपकी जो क्लासेस होती हैं वो भी होती हैं, ठीक है, अचीवर सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करता हूं कंजंक्शंस के बारे में। फटाफट फटाफट बेटा खुद को एक्नॉलेज कर दो, हम सब वही हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है, एक चीज याद रखना कंजंक्शंस के बारे में, एक बड़ी सीधी सी बात है कि जो कंजंक्शंस होते हैं ना वो बैलेंस करने के काम आते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस में, अब ये जोड़ने के काम आते हैं तो सबको पता है, बैलेंस कैसे करता है वो बताते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मानो हम कहते हैं कि अगर नाउन है दो तो मैंने ये तो कर दिया कि राम एंड मोहन होगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ही लिव्स, ठीक है, इन द फॉरेस्ट। ही लिव्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है, एंड वर्क्स फॉर अस, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो इन द फॉरेस्ट क्या है बेटा, ये जो लिव्स क्या है ये एक वर्ब है, ठीक है, ये प्रेडिकेट है। एंड वर्क्स फॉर अस ये एक प्रेडिकेट है, तो आप दो प्रेडिकेट को भी जोड़ सकते हैं, तो कहने का मतलब बैलेंस होगा। अब हम बात करें कि जैसे एडवर्ब्स होती हैं, अब एडवर्ब जो होती है वो दो तरीके से आती हैं। मानो एक एडवर्ब हो सकती है कि हम एक ही तरीके के एडवर्ब लगा दें, या तो मैनर लगा दें या प्लीज लगा दें, और एक होता है एडवर्ब्स को हम अलग अलग कर दें, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है ये वाला, amphibian can live on land and in water, ठीक है। अब यहां समझेंगे तो आप देखिए कि ऑन लैंड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, इन वाटर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एडवर्ब सेम है तो आपको एंड कंजंक्शन लगाना पड़ा, ठीक। अगर एडवर्ब्स अलग अलग हो जाएं, मानो आपने कहा होता कि शी डांस्ड, एक मिनट, इन द हॉल लास्ट नाइट, ठीक है। हमें एमपीटी को भी मेंटेन करना होगा ना, तो इन द हॉल क्या है, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट नाइट क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना कि जो कंजंक्शन जब भी यूज किया जाएगा, दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को बैलेंस करने के लिए ही यूज होगा, ठीक। और उसके दोनों तरफ लिखे गए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो भी बिल्कुल सेम ही होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करें। मानो हमने सेंटेंस कहा कि ही इज ऑनेस्ट,
एंड पुअर। एक चीज तो ये याद रखेंगे, ही इज ऑनेस्ट एंड पुअर। ठीक है, यहां से मैं दो चीजें आपको समझा दूं। एक कंजंक्शन जैसे मैं बताऊंगा सबके बारे में आज बोल बोल के, उसे याद रखेंगे। अब जैसे एंड होता है, एंड क्या करता है बेटा, दोनों चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है सेम, या तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या फिर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो। ठीक है, लेकिन वही हमारा कंजंक्शन होता है बट। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। कंट्रास्ट को शो करता है। ठीक है, तो आपने कहा ही इज ऑनेस्ट एंड पुअर, तो ऑनेस्ट की यदि मैं बात करूं तो पॉजिटिव होगा, और पुअर की यदि मैं बात करूं तो नेगेटिव होगा। तो ही इज ऑनेस्ट है बट ईमानदार तो है लेकिन गरीब है बेटा। तो यहाँ जो करेक्ट कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, वो बट होगा। तो एक बात ये समझनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो जोड़ेगा ही, अपने फंक्शंस को भी कैरी करेगा। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस ऐसे देख, अगर मैं कहता हूं कि ही इज रिच, ही इज रिच बट माइजर। गुड मॉर्निंग बच्चे, ही इज रिच बट माइजर। बताओ इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी करो। अगर ये सेंटेंस सही है तो नो एरर होगा, अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट करके लिखें, ही इज रिच बट माइजर। जल्दी से आंसर मार्क करो, फटाफट आंसर मार्क करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया रिच का, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो एडजेक्टिव होगा। माइजर क्या होगा बेटा, नाउन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट शुड बी माइजरली, इट शुड बी माइजरली। अब जो बच्चे कह रहे हैं अमाइजर, वो क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक नाउन को एक एडजेक्टिव के साथ कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ गए, अमाइजर नहीं होगा, सिर्फ माइजरली होगा। अमाइजर नहीं होगा, सिर्फ माइजरली होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि देखो जो चीजें अभी आप देखेंगे बहुत जल्दी से, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन माय फ्रेंड प्लेज वेल आई नो। ठीक है, ये सेंटेंस है मोहन माय फ्रेंड प्लेज वेल आई नो। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? So we can write this, he is rich but he did not help him। हाँ बेटा, फिर तो आप लिख सकते हो he is rich but he did not help him। ठीक है, वो अमीर है बट उसने उसकी मदद नहीं की। तो वो अमीर है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन मदद ना करिए, पास्ट का इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल आई नो। ठीक है, आंसर बताओ क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? करो बेटा क्वेश्चन। करेक्ट है। ठीक है, सुनो, अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, आई नो मैं जानता हूं, तो आपको समझ आ रहा होगा ये एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो इसका यहां ऑब्जेक्ट लगा होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है बेटा, आई नो दैट, मैं ये जानता हूं, आई नो दिस, मुझे ये भी पता है, और आई नो दोज फैक्ट्स, मतलब मुझे वो फैक्ट्स भी पता है। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, करेक्ट नहीं है, ध्यान से समझो। तो मैं जानता हूं आई नो, मैंने पूछा मैं जानता हूं आई नो। अब मैं आई नो से पूछ रहा हूं कि व्हाट, तुम क्या जानते हो, जल्दी से आंसर बताओ। इस सेंटेंस को पढ़ो, मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल आई नो। ठीक है, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल, कि मोहन जो मेरा मित्र है ना वो अच्छे से खेलता है, वो मैं जानता हूं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल, ये इस व्हाट का आंसर दे रहा है। परफेक्ट है। अगर ये बेटे इस व्हाट का आंसर दे रहा है तो करेक्ट आंसर ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, याद करो, ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट बन सकता है प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट बन सकता है बेटा आपका जेरंड। तीन चीजें बन सकता है ना। अब ये जो नाउन होता है, नाउन में सिर्फ एक वर्ड नाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लियर है बेटा? नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, क्लियर है? बताते जाना। और नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लॉज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होगा बेटा, मोहन के पहले आपको दैट लगाना होगा। बस ये सेंटेंस चाहो तो आप सीधा लिख लो, आई नो दैट मोहन, आई नो दैट मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल। ठीक है, आ गया समझ?
आपका यहाँ कंजंक्शन मिसिंग था। तो दैट मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल आई नो, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, आई नो दैट मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान से समझो। आप कहेंगे सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रामर एकदम से तो नहीं हो सकती। तो पेपर में आप ये सोचो कि अगर दो सेंटेंस लिखे गए हैं, मोहन माई फ्रेंड प्लेज वेल और दूसरा सेंटेंस आई नो लिखा गया है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये दोनों सेंटेंसेस हैं तो दो सेंटेंसेस को एक साथ लिखने के बस दो ही तरीके हैं दुनिया में। पहला, उन दोनों के बीच में फुल स्टॉप होना चाहिए, दूसरा उन दोनों के बीच में कंजंक्शन होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ, या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या फिर कंजंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आया होगा कि हाँ ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और दैट कहां लगाना होगा ये मैंने सिखाया। तो कुछ बातें ये हैं बेटा कंजंक्शन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे और चीजें सीखते हैं। समझो बेटा, ये जो कंजंक्शंस होते हैं, मेजर कंजंक्शन हमारे दो होते हैं, एक होते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये कोरिलेटिव क्या होते हैं, हम एक वर्ड आपको बोलते हैं कि जब ईदर आता है तो ईदर के बाद हमेशा और लगाते हैं, तो बच्चा कहता है और क्या है, तो हम कहते हैं इसका कोरिलेटिव पार्ट है, कोरिलेटिव पार्ट है। तो ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं लाइक ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और होगा, ठीक है, और बोथ एंड होगा, इसको आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। पहले याद रहेगा, एक समझने वाली बात है, क्योंकि मैं इसलिए टर्म को यूज कर रहा हूं बिकॉज एग्जाम में आपने देखा है ना नई टर्म्स बहुत पूछी जाती हैं और कभी भी एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस बार हमने बहुत सारी नई ग्रामर की टर्म्स को आपको शो करा है। तो क्या समझ आ रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट करता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कोरिलेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। क्वेश्चन जब आप निकालोगे तो देखो पेपर में आपको जो निकालना है वो ऐसे निकालना है। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बच्चे, इन्हें याद कर लो, बस एक टर्म है मेमोरेटिव फैन बॉयज, आप इसको याद कर लो बस। ठीक है, याद रहेगा क्या क्या है बेटा, एफ फॉर होगा, ए फॉर एंड होगा, एन फॉर नॉर होगा, बी फॉर बट होगा, ओ फॉर और होगा, वाई फॉर येट होगा और सो होगा। ये आपके किस में आते हैं, ये आ जाते हैं बच्चे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। क्या बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे, एक बार थम्स अप कर दो। अब इससे आप कहेंगे कि क्या क्या फायदा हमें होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, आपको इसके फायदे बता देता हूं, क्या क्या आपको समझ आने वाला है। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस कहा, माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, ध्यान से सुनना बेटा, एंड हिज फ्रेंड्स enjoyed all the events there। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। अब जो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, आपको क्या क्या पूछा जा सकता है वो समझ लो। माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, यहां से लेके यहां तक, ये जो आप लिख रहे हो माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, इसको लिखो पहले। अगर ये पूछे ये क्या है तो आप बताएंगे ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही है जो अभी लिख रहा हूं। ठीक है, एंड क्या है, एंड आपका कंजंक्शन होगा। अगर आप इस सेंटेंस में से एंड हटा के या फुल स्टॉप लगा दे तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, फुल स्टॉप, हिज फ्रेंड्स एंजॉयड ऑल द इवेंट्स देयर, सब लोगों ने खूब मजे किए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये मीनिंग में तो इंडिपेंडेंट है लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक जो लिखा जाएगा इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सर ये लिखा गया है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बेटा कौन सी है ये, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इस कंजंक्शन को आप क्या कहेंगे, एंड को, इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेट। बेटा क्या कहेंगे इसको, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। क्या आपको बात समझ आई। ठीक है, तो आप क्या चीजें सीखे, प्रिंसिपल क्लॉज है या आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एंड जो कंजंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ठीक है, क्या बातें क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब कोई पूछ सकता है कि ये जो लिखा गया है पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बेटा याद रखें जो स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिखा जाता है वो हमेशा कौन से होते हैं, इसको आप कह सकते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है बेटा, ये कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक, तो
अब आप ये समझो, पहले कोऑर्डिनेट से एक ऐसे सबऑर्डिनेट से समझा देंगे तो उसमें क्या क्या होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस फैन बॉयज याद करना है, तो आपका काफी हद तक बेनिफिट हो जाएगा कि जो फैन बॉयज होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होगा और वो बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। पूरा स्ट्रक्चर आपका कंपाउंड कहलाएगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, एक बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद करना होगा। ये जो कोऑर्डिनेट, सुंदर बाबू को बेटा ज्वाइन करो सब लोग एक साथ में, ठीक है। कल तो भाई मैं पीडीएफ भी शेयर नहीं कर पाया, कल रात तक, मतलब आज सुबह उठने के बाद मुझे ठीक लगा, कल रात तक मैं ना ग्रुप देख पाया, पूरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। लेकिन अब मैं ठीक हूं, तैयार हूं। एंड भाई सैटरडे हमारी मैराथन क्लास भी, आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होगी। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपके सिनोनिम्स की क्लास छूट गई थी तो वो नया होगा, एंटोनिम्स का रिवीजन होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा, स्पॉटिंग एरर्स होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको करा दूंगा बेटा एक ही दिन में। मतलब वो 500 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको सबके गो थ्रू, यानी कि किसी ने अगर पहली कोई क्लास मिस की है तो उसको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई यहां आपको 4 चीजें याद करनी है, सुन लो भाई, ये 4 ना क्वेश्चंस हैं। ये आपको देखो बाकी एरर में मदद नहीं करेंगे, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन में बढ़िया से मदद कर देंगे। सबसे पहला होता है कम्युलेटिव और कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव सम करना होता है ना, जोड़ना होता है, तो ये आपस में बस जोड़ता है। आई वेंट टू बाई ग्रोसरी एंड माई ब्रदर वेंट टू द क्लिनिक, ठीक है, मैंने ये किया उसने ये किया, मैंने को दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव, जैसे इनका नाम है, नाम याद करने हैं बेटा। हेल्थ प्रियोरिटी है, बिल्कुल सही बात है, आपको भी एग्जाम देना है, मुझे पढ़ा, तभी तो मैंने क्लास छोड़ी थी कल, समझ गए, तभी मैंने क्लास छोड़ी थी। और रात मैंने लैपटॉप ऑन नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं रिलैक्स नहीं करूंगा फिर मैं दोबारा से वैसे ही फंस जाऊंगा। ओके चलो आ जाओ। तो हमने क्या कहा, ऑल्टरनेटिव। बेटा ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जैसे और आपने लगा दिया, ठीक है, दिस वन एंड दैट वन। तो ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बेटा कौन से होते हैं? जो इसको ऑल्टरनेट कर देते हैं। तो ये नाम याद कर लो चारों, क्योंकि ये नाम आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव क्या होता है? जब आप एडवर्स बताते हो, जैसे आपने कहा कि दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू डिनोट कंट्रास्टिंग आइडियाज, कंट्रास्ट होगा। जैसे आपने कहा बट का यूज करते हैं, आपने लिखा वी फाइनली रीच द रेस्टोरेंट बट वी वर नॉट हंग्री एनी मोर। अब पहुंच तो गए लेकिन भूख तो लगी नहीं रही थी, अब तक भूख खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कंट्रास्ट आइडिया। आदमी रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन अब भूख खत्म हो चुकी है, तो अपोजिट होगा। आपने कहा बेटा लता वॉज सिक येट शी वेंट टू वर्क, मतलब बीमार है फिर भी चलेगी, ठीक है, तो यह आपका एडवर्जेटिव होगा। और इलेटिव वर्ड का मतलब होता है इन्फरेंस, यानी कि रीजनिंग लगाना। तो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। मतलब आई कैन नॉट गो आउट एज प्लान फॉर इट इज रेनिंग हैविली, मतलब मैं नहीं जा सकता जैसा प्लान है, क्योंकि बता रीजन क्या है, इट इज रेनिंग हैविली। ये आपका बेटा निष्कर्ष निकल के आ गया कि बारिश तेज है इसलिए नहीं जा सकते। आई हैव टू बाई सम ग्रोसरी सो आई वेंट टू द सुपरमार्केट, ग्रोसरी खरीदनी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा वरना मैं नहीं जाता, ठीक है। तो इन्फरेंस आपको निकालना होता है। तो 4 तरीके बेटा याद कर लेंगे, कम्युलेटिव होगा, ठीक है, एडवर्जेटिव होगा, इलेटिव होगा और ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव लाइक इधर और होगा। ओके चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये आप कितने भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन को कैसे समझना है इसको समझ लो बेटा एक बार। कुछ मैं यूजेस आपको बता दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लेना, वहां से बेटा क्वेश्चंस मिलेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे होता है? जैसे एक तो हम कंडीशनल सेंटेंस लिख देते हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो। जैसे सेंटेंस कहा गया इफ यू विल work hard, you will be selected। सही है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब कहा क्या जाता है भाई? कहा ये जाता है कि इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ के बाद कभी विल नहीं लगाते, ठीक है, इफ के बाद कभी विल नहीं लगाते, तो हमने विल हटा दिया, तो क्या आंसर होगा? इफ यू वर्क हार्ड होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों सेंटेंस में यदि मैं देखूं तो ये मेरी कौन सी क्लॉज होगी बेटा? दिस वन। ये जो क्लॉज मैंने लिखी है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, और ये जो इफ यू विल वर्क हार्ड होगा ये हमने कहा हमारी कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, इसको रिजल्ट क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं तो जो कंडीशनल क्लॉज है ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर प्रिंसिपल क्लॉज का टाइम फ्यूचर में है तो आप देख सकते हो कि कंडीशनल क्लॉज का टाइम प्रेजेंट में होते हुए भी फ्यूचर का मीनिंग देता है, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो एक तो हमने कंडीशनल से समझा थोड़ा सा कि कैसे आंसर होगा। एक सेंटेंस ये होता है जब आप ये कहते हो आई नो दैट, आई नो दैट, ठीक है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपको इसको प्रेजेंट में भी लिख देना होता है कि मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है। आई नो दैट मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि ये जो दैट है बेटा आई नो है, इसके बाद मोहन इज अ डॉक्टर है, तो जो दैट है ये कंजंक्शन बेटा इस सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इन दोनों के बीच में टाइम का एक संबंध है। यदि मैं आई नो का आई न्यू कर दूं तो मुझे कहना होगा आई न्यू दैट मोहन वाज अ डॉक्टर, मुझे पता था मोहन एक डॉक्टर था, ओके। तब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है जबकि मैं बात कर रहा हूं तब की, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेटा टाइम के साथ डिपेंडेंट है, तो ये क्या कहलाती है, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तो ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे तो वो टाइम का कॉन्सेप्ट हो या फिर उसके अंदर छुपा हुआ कोई प्रोनाउन हो। जैसे अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस लिखें, आपने कहा आई नो मोहन, आई नो मोहन, ठीक है, और आपने सेंटेंस लिखा बेटा हु प्लेज वेल, तो अब आप इसमें भी आप सेंटेंस देख सकते हैं कि यदि मैं पूछूं हु प्लेज वेल क्या है, तो आप कहेंगे मोहन ही तो है। अगर मैं आपसे ये आई नो मोहन को हटा के हु प्लेज वेल आपसे पूछूं कौन अच्छा खेलता है, तो आपने कैसा पता नहीं कौन खेलता है, किसकी बात करो, लेकिन मोहन से आपको पता चल रहा है कि मैं हु में मोहन की बात कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं हु अपनी मीनिंग को लेके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बेटा कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक बात तो ये, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या क्या करना है। इन सब के अंदर जैसे आई नो मोहन है, ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ठीक है। जो कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस होगा वो आपका क्या होगा, वो हमेशा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ये भी क्लियर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा बनेगा, तो ये आप कह सकते हैं सर ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा बनेगा, दैट विल बी बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वहां कंपाउंड बनता है और यहां कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ये जो हु है इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए। हु क्या है, देखो सबसे पहली बात, हु इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप इसको प्रोनाउन कह सकते हैं। दूसरी बात, हु इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता है तो इसलिए मैं इसे कंजंक्शन भी कह सकता हूं। तो जब ये प्रोनाउन होता है, कोई पूछे कौन सा प्रोनाउन है, तब आप कहेंगे भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यानी कि हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हु आपका कंजंक्शन भी है। अब कोई पूछे कि कंजंक्शन कौन सा है, तो आप बता सकते हो क्योंकि डिपेंडेंट मीनिंग को देता है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट, कौन सा बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ये सब कुछ दे दे तो हमें पेपर में क्या करना है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता। देखो सबसे पहली बात ये है, जब मुझे इतना सब कुछ आता है तो एग्जामिनर को बड़े सिलेक्टेड लिमिटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर हु के लिए पूछा जाए कि हु क्या होगा, कंजंक्शन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, या कंजंक्शन हो गया प्रोनाउन होगा, तो मैं आपसे कहूंगा तब आप उसको प्रोनाउन मार्क करके आएंगे, क्योंकि इसका डोमिनेंट फीचर ये कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट को लेके काम कर रहा है। इसका सेकेंडरी आइडिया ये है कि ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए कंजंक्शन भी है। मेरी बात समझ गए। पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरा आइडिया ये है कि ये कंजंक्शन भी है, तो कंजंक्शन को आप सेकेंडरी रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा, अगर पूछ सकता है तो जो डोमिनेंट फीचर है उसको मार्क करके आ जाएंगे। ठीक, मेरी बात समझ गए। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बेटा आते हैं, और ऐसी गड़बड़ हमेशा होती है, आप सब देख रहे हो। सिंस वाला क्वेश्चन आप सबको याद है कि हमेशा वो एडवर्ब आंसर दिया जाता है जबकि वो प्रपोजिशन है। ठीक है, आ गया समझ। चलो आगे बात करते हैं। तो यहां तक क्लियर। तो देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे सेंटेंसेस को। द डिपेंडिंग क्लॉज इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, व्हाइल द अदर इज कॉल्ड द मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग। ठीक, आगे आ जाओ। अब देखो सबऑर्डिनेट जो आपके कंजंक्शंस होते हैं बेटा, ये कुछ नहीं है। अब आप ही सोचो, अगर हम फैन बॉयज को छोड़ दें तो बाकी जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ टाइम के हैं, अब एज सून एज है, व्हेन है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये क्यों याद करना जरूरी है। आप ऐसे याद करो बेटा इसको। देखो मैं वो बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आएगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि एज सून एज से सेंटेंसेस बनाओ। एज सून एज है, आपका व्हेन है, ठीक है, और आपका बाय द टाइम है। याद आ रहा है कुछ कुछ। ठीक, इन सबके साथ क्या रूल लगता है, हमको याद आ गया।
इन सबके साथ रूल लगता है कि इन सबके पहले यदि प्रेजेंट आ जाए, ठीक है, तो बाद वाला सेंटेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। ये क्वेश्चन बनता है बेटा। इनके साथ यदि पास्ट आ जाए तो बाद वाला सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का होगा। और इन सबके पहले यदि फ्यूचर आ जाए तो इनके बाद कभी फ्यूचर नहीं आता है बेटा, क्या लगेगा, प्रेजेंट लगेगा। अब ये बात मैंने ब्रॉडली लिखी है, माइन्यूटली यदि जाएंगे तो ये डिस्कस करना होता है कि कब कौन सा पास्ट लगेगा, कब पास्ट परफेक्ट लगेगा और कब पास्ट नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां वाइल की, ठीक है, वाइल की, तो वाइल भी बेटा टाइम कंजंक्शन है, लेकिन वाइल हमें पता है तब आता है जब हम चीजों को कैसे करते हैं बेटा, जब हम चीजों को मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंस में यूज कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द टाइम मोहन कम्स, ठीक है, जब तक मोहन आएगा तब तक वो काम खत्म कर लेगा। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। अब व्हेन के साथ में परफेक्ट भी बन जाता है और पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। परफेक्ट कब बनता है, जब दोनों काम आगे पीछे होते हो। जैसे कहा कि when he came here I had completed my homework, जब वो यहाँ आया तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था, यानी कि काम पहले हो गया, वो बाद में आया, ठीक है। और जैसे आपने कहा when I opened the window a gust of air came in, भाई जैसे मैंने विंडो खोली एक हवा का झोंका आ गया। अब यहाँ तो टाइम कंज्यूम नहीं हुआ ना, आगे पीछे काम हुआ ही नहीं, कॉन्सिक्वेंट एक्शन है कि आपने एक मतलब कोई कॉज थी, आपने दरवाजा खोला, रिजल्ट आ गया, एकदम से बेटा झोंका अंदर आ गया। तो ये सारी बातें आपने पहले पढ़ रखी होंगी। अब मैं ये कहूं कि इनको दोबारा सीखो, अभी समझो, मैं समझा देता हूं, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी एक ही क्लास में सारे कंजंक्शंस आपको दिखाने, ठीक है। तो टाइम हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। कॉज एंड रीजन के कंजंक्शंस होते हैं सिंस है, बिकॉज है, एज है, नाउ है, ठीक है। सिंस यू आर अनवेल, भाई क्या होगा, आई विल क्लीन द रूम। आप कॉज एंड रीजन बता रहे हो कि तुम जो है भाई बीमार हो, तो आई विल क्लीन द रूम, मैं रूम साफ कर दूंगा, ठीक है। यू कैन गो फर्स्ट एज यू आर द ओल्डेस्ट, क्या भाई कॉज एंड रीजन है, कारण बता रहे हैं कि तुम जो है ओल्डेस्ट हो इसलिए तुम पहले जा सकते हो। तो ये सब आपको समझने हैं। अब जैसे बिकॉज है, हमें याद आ गया कि बिकॉज कंजंक्शन है, लेकिन तभी हम कह सकते हैं कि जो बिकॉज ऑफ होता है ये तो बेटा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। ये सब याद करने वाली ही बातें हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा पर्पस होता है, इन ऑर्डर दैट, सो दैट और लेस्ट होता है। अब इसमें क्या याद करें, हम सबको याद है कि सो दैट के बाद हम मे या माइट लगाते हैं, सो दैट के बाद हम मे या माइट लगाते हैं, और लेस्ट के बाद हम हमेशा शुड लगाते हैं। लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आता। ये क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे जब हम एग्जाम में बैठे होंगे, समझ गए। अब अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे होते, 1-2 महीने पहले, तो मैं आपसे कहता सेंटेंसेस लिख लिख के दिखाओ फटाफट से इनसे, और मैं आपके सेंटेंसेस करेक्ट कर देता। लेकिन अभी का समय यह है कि बस याद करो। तो ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फेल, भाई पकड़ लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, पर्पस बता रहे हैं। आई विल गो बाई कार सो दैट, ताकि आई कैन टेक मोर लगे, इस तो बेटा कैन नहीं आएगा, इट शुड बी मे एंड माइट होगा। कैन भी लगा देते हैं बट मेन रूल बेटा सो दैट के बाद मे और माइट आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, भाई कुछ किया है उसका रिजल्ट बना दो। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली ओपन द हिज आईज होगा, ठीक है, माइट भी आ सकता है। और इट वॉज सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टास्क दैट आई वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है। अच्छा मैं यहां बेटा एक क्वेश्चन, जब ये सो और एज की बातें चल रही है ना, सो दैट की, मैं एक चीज आपको समझा दूं, उसे सुन लो बेटा। देखो एक तो ये होता है सो दैट, एक साथ आता है सो दैट, ठीक है, इसे याद कर लेना। ये जो सो दैट होता है ये तो एक कंजंक्शन होता है, हमें पता है, ठीक है। एक सेंटेंस होता है ना, दिस क्वेश्चन, इसे समझेंगे बेटा। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, याद आ रहा है कुछ, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको पैसिव में लिख दो, इट कैन नॉट बी सॉल्व। बेटा दोनों में से जो आप चाहें वो कर लो, ठीक है। अब समझना यह है कि जब सो दैट एक साथ लिखा जाता है तब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, और जब अलग अलग होता है तब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, समझ जाओ। जब आप सो दैट एक साथ लिखते हैं लाइक दिस वन, तो आपने कहा ये कंजंक्शन होगा, ठीक है। ही वॉज सो टायर्ड, ये अलग अलग लिखा है ना, ये सो टायर्ड है, ठीक है। ही वॉज सो टायर्ड, इतना थका हुआ है, दैट ही कुड हार्डली ओपन हिज आईज होगा। अब जो मैं देख रहा हूं वो समझना आपको यहां होगा। तो जैसे आपने कहा कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, तो सो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये अब एक एडवर्ब बन जाएगी, ठीक है।
और जो डिफिकल्ट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। और ये जो दैट यहां लिखा गया, अब ये बच्चे आपका क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ये इतना डिफिकल्ट है दैट नो वन कैन सॉल्व इट, कि इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। आ गया समझ? दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट बेटा दैट कैन नॉट बी, सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। बेटा आपका एक कंजंक्शन मिसिंग है, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो आपने लिखा सूरज दैट कैन नॉट बी सॉल्व, तो जो डिफिकल्ट है उसके लिए तो दैट रिलेटिव को प्रोनाउन आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। तो दैट क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अगर ये कंजंक्शन है तो इसके सामने एक प्रोनाउन लगाओ, यानी कि कैन का सब्जेक्ट तो मिसिंग है ना, या तो आपका कंजंक्शन मिसिंग है या फिर कैन का सब्जेक्ट मिसिंग है। सूरज सिंह समझ गए, एक चीज आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए सेंटेंस आपका हो गया गलत। ओके, तो ये क्या होगा, ये तो होगा बेटा आपका एडवर्ब और ये होगा आपका कंजंक्शन। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व इट, या इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, आपको ऐसे लिखना होगा। आ गया समझ? अब सूरज क्लियर हो गया। तो ये बच्चे एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें याद रखना कि सो दैट एक साथ लिखा जाए तो उसके बाद मे और माइट आएगा, वो आपका एक कंजंक्शन होगा, और अलग अलग लिखा जाए तो बेटा इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कंडीशनल। अब देखो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मैं एक कहूंगा कंडीशन नहीं है, आपको समझना होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं मैंने कई बार आपको पढ़ाए हैं, एक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी दी थी करने के लिए 15-20 मिनट वाली, ठीक है, कि उससे आप देख लो, एनिमेटेड वीडियो है। तो कहने का मतलब है कंडीशनल को भी अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंडीशनल के पूरे पेपर में जरूर मिल जाएंगे, और 120 में से यदि 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में वो कुछ भी पूछ ही सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन कंडीशनल के स्पॉटिंग एरर्स और फिलर्स दोनों जगह आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए आप पूरे तरीके से तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कंसेशन बेटा दो एंड ऑल दो होता है। कंसेशन का मतलब होता है कि भाई मानो किसी चीज को स्टॉप करने के लिए, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, ठीक है, ग्रांट कर लेना, मान लेना। आई एंजॉयड हर सॉन्ग दो इट इज नॉट क्वाइट एज गुड एज हर लास्ट वन। ठीक, समझ गए? आई एंजॉयड हर सॉन्ग, मैंने उसको सॉन्ग को एंजॉय किया, दो यद्यपि इट इज नॉट क्वाइट एज गुड एज लास्ट वन, कि वो इतना अच्छा नहीं था जितना लास्ट वाला। हमको एक बात और पता होनी चाहिए जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, दो एंड ऑल दो के बाद हम हमेशा येट लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर है? दो एंड ऑल दो के बाद हम येट लगाते हैं या फिर हम कॉमा लगाते हैं। इसके बाद बेटा कोई भी कंजंक्शन नहीं आ सकता। जैसे कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इसके बाद बट नहीं आ सकता, कुछ में लिखा है इसके बाद एंड नहीं आ सकता। तो आप ये समझ लें कि इनके बाद कोई भी कंजंक्शन नहीं आ सकता है एक्सेप्ट येट। आपको सिर्फ और सिर्फ येट लगाना है। कंट्रास्ट ऑल्सो, बिल्कुल जैसे आपने कहा ऑल्दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, यद्यपि वो अमीर तो है लेकिन वो कैसा है, फिर भी डिसऑनेस्ट है। तो जो हम बोलते हैं ना कि यद्यपि वो अमीर है फिर भी डिसऑनेस्ट है, लेकिन डिसऑनेस्ट है, तो जो लेकिन वाली साउंड हिंदी में निकलती है, ट्रांसलेशन की ध्यान करते हो ना, तो करेक्ट आंसर ये होता है बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहां बट लगा देते हैं, तो बट नहीं आता, येट आता है। तो ये क्वेश्चन बना, हमें समझ आ रहा है कैसे होगा। अच्छा, ऑल्दो एंड दो के सिंगुलर जो मतलब सेम मीनिंग देने वाले वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है आपका डिस्पाइट। ये क्वेश्चन आपने अभी जब हम फिलर कल करा रहे थे तब भी करा था, उससे पहले भी आपने प्रीवियस में देखा होगा। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, एक तो ये पता ही होगा, ठीक है। एक होता है बेटा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ठीक है। जैसे आपने कहा इन स्पाइट ऑफ बैड सॉन्ग आई मतलब आई क्वाइट एंजॉयड इट, ठीक है, बुरा होने के बावजूद भी मैंने उसे एंजॉय किया, ठीक है। डिस्पाइट हिज डिसऑनेस्टी, मतलब ही इज रिच या ही इज फेवर्ड बाय मैनी, मतलब इसकी डिसऑनेस्टी के बावजूद भी उसको फेवर किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं ये थोड़ा थोड़ा सेंस जो सेंस होता है वो इक्विवेलेंट देते हैं, लेकिन अंतर समझना है। डेस्पाइट और इनस्पाइट जो होते हैं ये दोनों प्रपोजिशन होते हैं और ये दोनों कंजंक्शन होते हैं। तो अगर फिलर डालते हुए आपको ये दिक्कत महसूस हो कि सर दोनों का मीनिंग सेम सा लग रहा है, कौन सा वाला फिल करूं, तो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक कि वो प्रपोजिशन फिल करवा रहा है, कंजंक्शन फिल करवा रहा है। अगर कंजंक्शन फिल करवा रहा होगा तो आपको दो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट देखने के लिए मिलेंगे, और किसी वजह से प्रपोजिशन होगा तो सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। मुझे लगता है बात समझ आई होगी। एक बार बेटा थम्स अप कर दो कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेस्पाइट भी पूछ रहा है और ऑल्दो भी पूछ रहा है और दोनों का मीनिंग काफी हद तक सेम ही होता है, तो हम कैसे इसको अलग अलग करें। तो एक प्रपोजिशन है और एक कंजंक्शन है, ठीक है। एंड ब्रिंग दैट पुटल, गो ओवर देयर, बेटा एडवर्ब होगा, वहां चले जाओ, ओवर देयर, ठीक है, वहां जाने के लिए यूज किया गया।
अब ये प्रपोजिशन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि देयर आगे एडवर्ब लगा हुआ है धनंजय। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब हमने कहा कंपैरिजन। अब देखो एज एज सो एज, एज एज आता है आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये तो पढ़ा रखा है, ठीक है। और सो एज आता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये कभी भी बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आते, इसको याद करेंगे, ठीक। इससे आगे हमने कहा देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये जो THEN है, इस वर्ड से कभी कंफ्यूज मत होना। ये जो THEN आता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, तो इसको अलग करो THEN वालों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एज मच एज, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, एज मच एज होगा। तो ही इज एज टॉल एज हिज फादर एंड ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर होगा। तो कंपैरिजन के लिए आप ये सारी कंजंक्शंस यूज करते हैं, अब आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज एज भी कंजंक्शन है, सो एज होगा, एज मच एज होगा और देन होगा, ठीक। THEN आपका एडवर्ब होता है। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये वाली लिस्ट बेटे ये होती है, ईदर और होगा, नीदर नॉट होगा, बोथ एंड होगा, वेदर और होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, ठीक है। इन्हें याद कर लेंगे, ये भी काफी काम के होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ये कोरिलेटिव कहलाते हैं क्योंकि इनका जो सेकंड पार्ट होता है वो सेम होता है। अच्छा, एक और बात है इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन में कि बेटा ये हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ लगाते हैं। जैसे आपने कहा, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, बोध राम as well as his friend, both Ram as well as his friend, okay, played well। एक तो बच्चे ये पूछेगा आपसे, ठीक, both Ram as well as his friend played well, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बोध के बाद हमेशा, अब मैं आपसे भाई साथ के साथ आंसर देते रहा करो, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये टाइम दूं कि भी करके बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है, वो समय बिल्कुल नहीं है, साथ के साथ आंसर देते रहो अपनी खुशी से, ठीक है। तो एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा। देखो ये तो नॉर्मल सी लाइफ हो गई, ऐसा हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत सारी तरीके से पूछा जा सकता है, दो तरीके मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। एक सेंटेंस ऐसे पूछ सकता है वो आपसे, बोध राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स या प्लेज वेल, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि वो ऐसे आपसे पूछ ले और इसमें वो डिवाइड कर दे ऐसे A, B और C, एक तो ये क्वेश्चन है। और एक इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, बोध राम एज वेल एज हिज फ्रेंड accomplished his task, ठीक है। ये A हो गया, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो बोध के बाद हमेशा एंड आता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोध राम एज वेल एज हिज फ्रेंड प्लीज वेल, वर्ब कैसी आ गई बेटा, सिंगुलर आ गई। तो यदि मैं बोध के एज वेल एज की जगह एंड लगा दूं तो दोनों कंजंक्शन आपस में जोड़ देगा, बोध को, राम को एंड हिज फ्रेंड को। और ऐसे केस में वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे फंस जाए तो आप यहां एंड ना लगा के बोध को हटा देंगे, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड बन जाएगा। अब राम कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि एज वेल एज के साथ जोड़ेंगे नाउन प्रोनाउन में, वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आती है। तो राम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, प्लीज होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा आ जाओ। अब दूसरे वाले में देखते हैं, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड एक्कम्प्लिश्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म के ऊपर तो ये फर्क पड़ता ही नहीं है, ध्यान से सुनना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के ऊपर तो ये फर्क पड़ता ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका मतलब मैं क्या करूं बेटा, इसमें एंड लगाऊं या बोध को हटाऊं, ध्यान से बताओ जल्दी सोच के। लास्ट वाले सेंटेंस में मैं क्या करूं, एंड को लगाऊं या बोध को हटाऊं, लास्ट वाला आपके ऊपर है, जल्दी से बताओ बेटा। एंड लगाऊं तो एंड लिख दो, बोध हटाऊं तो बोध लिख दो, ठीक है। एंड आगे समझ विकास पाल, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, दो तरीके से चीजें आती हैं। जब आपका कोई सब्जेक्ट होता है तो एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, लेकिन आप याद करो एक उसका बेटा पॉजिटिव केस भी तो आता है ना, जिसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं या फिर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं यहां देख रहा हूं तो पॉजिटिव केस हिज लिखा गया है, यहां जैसे मुझे वहां वर्ब प्लेस जो थी ना वही आइडिया देती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां मुझे हिज ही आइडिया देता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि मैं बोथ के साथ हिज फ्रेंड को जोड़ दूं तो ये दोनों बेटा टास्क को करेंगे, इसका मतलब है देयर आना चाहिए। तो मुझे यहां हिज से पता चलता है कि यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो बेटा इसमें भी बोथ नहीं आएगा। ये सब सोचना होता है, इंग्लिश बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ध्यान से सीखोगे समझोगे तो बेटा क्लियर हो जाएगा, नहीं सीखोगे समझोगे तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ठीक है। हाँ, इसमें भी बोथ को रिमूव करना ही होगा क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव है वो सिंगुलर है, तो अगर आप वहां एंड लगा देंगे तो आपको हिज का भी देयर करना पड़ जाएगा, फिर यहां हिज किसी भी केस में आ नहीं सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आ रहा है ना समझ कि ये सब क्वेश्चंस हैं। देखो ये सब भाई आप जब फाउंडेशन बैचेस पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान से कराए जाते हैं सोच समझ के, और जो बच्चे क्लास में हैं उनको पता है यूट्यूब पे भी जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो ये सब समझाता हूं, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग कर सकती हैं। देखो बुक्स में क्या है ना, रटाया गया है, सिर्फ ये लिखा गया है बुक्स के हिसाब से यूनिवर्सल है कि बोध के बाद हमेशा एंड आएगा, ठीक, उन्होंने रूल बता दिया, रूल एकदम सही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो ये हमें सीखना है कि हम उसको कैसे यूज करें, तो यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां से अलग कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे तो बिल्कुल याद रहेगा कि हाँ भाई आपने चीजें कर रखी हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा यहां से, फिर हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक क्वेश्चन है, neither Mohan sang well nor danced ब्यूटीफुली, ठीक है। नीदर मोहन सैंग वेल नॉर डांस्ड ब्यूटीफुली। अब मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं यहां तक बेटा, ठीक। अब आपको बताना है कि इसके ऑप्शंस मैं आपको लिखूंगा, पहला ऑप्शन है बेटा मोहन नीदर sang, B, neither did Mohan sang, C, neither did Mohan sing, D, नो इंप्रूवमेंट। चलिए भी बताएं क्या आंसर होगा। मोहन नीदर सेंग, नीदर डिड मोहन सेंग, नीदर डिड मोहन सिंग और नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से आंसर लिख दो, क्या आंसर है, फटाफट फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। धनंजय बातें तो सब याद हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि कुछ जगह आपकी परफॉर्मेंस एकदम गड़बड़ा जाती है, ठीक है। सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दो तरीके से बन सकता है। अगर देखो हमें ऑप्शंस ना दिए गए हों, ठीक है, नो एरर, रानी सिंह तो बहुत ही गड़बड़ है बच्चे। नीदर नॉर को यदि आप देखें तो नीदर जो लिखा गया मोहन यानी कि नाउन के पहले लिखा गया है, और नॉर बेटा डांस यानी कि वर्ब के पहले लिखा गया, ठीक है। तो रानी यार तो बहुत अलग बात हो गई। और समझना इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं। पहला, अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें तो हमारे सेंटेंस सही है, मोहन नीदर सेंग नॉर डांस्ड, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब नीदर जो है सेंग यानी कि वर्ब के पहले है, और नॉट डांस्ड यानी कि वर्ब के पहले है, ठीक है, ये आंसर सही है। नीदर के साथ डिड लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, आंसर हो नहीं सकता है, और नो इंप्रूवमेंट है नहीं, हमने प्रूव कर दिया। तो नीदर डिड मोहन सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर क्यों होगा अब समझो। इन दोनों सही आंसर को यदि मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां लिखा गया इन्वर्जन, यहां लिखा गया इन्वर्जन, याद आ रहा है, यहां इन्वर्जन हो गया बेटा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये दो तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है। पहला, एक तो ये बैलेंस कर रहा है, डिड वर्ब के पहले नीदर आ गया, सेकंड फॉर्म के पहले नीदर आ गया, ठीक है। दूसरा ये क्या बता रहा है, इन्वर्जन भी बता रहे हैं। तो आप याद करें जब आपको एडवर्ब पढ़ाया गया था तो उसमें इन्वर्जन बताया गया था। अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, नेगेटिव कंजंक्शन इन सब से शुरू होता है, तो आप हमेशा उस सेंटेंस को इन्वर्जन में लिखते हैं। तो यदि ये सेम क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और ऑप्शंस आपसे पूछ ले
तो प्लीज आप इन्वर्जन वाले आंसर को करेक्ट करके आएंगे। अगर सी ऑप्शन में ना दिया गया हो तो हमें ए वाला करेक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर सी वाला भी मानो गलत दिया हो गया होता, कुछ ऐसे लिख दिया होता नीदर मोहन सिंह, ठीक है, तो हम इसको भी गलत मानते, फिर हम ए वाला आंसर करेक्ट मान के आते। यानी कि अगर ए और सी दोनों हैं तो सी वाला आंसर करेक्ट होगा, और दोनों में से कोई एक है तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो जो चीजें देखो जहां जहां हैं उन्हें सुन लो। अब ये वाले सेंटेंस की ईदर यू लीव और आई कॉल यू और आई कॉल द पुलिस, ये सब बेटा आपको नहीं करने हैं, ये सब याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एक तो बच्चों एमवाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, क्योंकि एमवाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 10 बजे से 1 बजे के बीच में मैराथन क्लास होगी बेटा प्रपोजिशन की। मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, वो तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाया था लिस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। जो भी प्रपोजिशन के बारे में आपने पढ़ा है, देखो ध्यान से सुनो, बी सीरियस। आपको 1 घंटा मिलेगा 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ब्रेकफास्ट करो और अपना पूरा 1 घंटे में सारा प्रपोजिशन का रिवीजन करके आओ। ध्यान से सुनो, पूरा प्रपोजिशन का 1 घंटे में बेटा रिवीजन करके आओ 9 से 10 के बीच में। 10 बजे क्लास करना शुरू करो। वहां आपको प्रपोजिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में डाउट है उन्हें कलेक्ट करके लेके आओ, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए? मेरी बात आप समझे? तो 1 घंटा यदि आप देंगे ना अभी प्रपोजिशन के लिए, आप यकीन मानो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चंस भी होंगे और डाउट्स भी होंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि 9 बजे मैं क्लास जब छोड़ दूं तो उसके बाद में 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन पढ़नी है। सही है ना? सारा रिविजन करके आए और क्लास में बैठे। जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है वो मुझसे पूछें। जो फैक्ट आपको समझना है, मानो कि सर इनका ही यूज समझ नहीं आता है, ओवर हमें समझ नहीं आता, बिटवीन हमें समझ नहीं आता, ड्यूरिंग क्लास मैं आपको समझाऊंगा। 3 घंटे की क्लास है, 100 क्वेश्चंस हैं। आप जो डाउट पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लास चाहे 3 की जगह 4 घंटे हो जाए, लेकिन आप तब छोड़ेंगे जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो। मैं इसलिए प्रपोजिशन पे जोर डाल रहा हूं क्योंकि हम सबको पता है कि सीडीएस में एक पूरा सेक्शन बन के आएगा प्रपोजिशंस का, और वो जो प्रपोजिशन का सेक्शन बन के आएगा बेटा वो 10 क्वेश्चन का आएगा। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 आने वाले, ठीक। तो भाई थोड़ी मेहनत करना, 1 घंटे पूरा प्रपोजिशन को देना है और तब क्लास आना है, ठीक है। मैं भी आपकी नॉलेज टेस्ट करता रहूंगा। अब ये नीदर नॉर ये सब एग्जांपल्स आप पढ़ लें, क्योंकि ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा और ये सब आपने पढ़ा हुआ होता है। मैं तो बस सारे टॉपिक्स के साथ में वो पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें पता है सेम क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन मेन क्वेश्चन कहां से आता है वो हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये वाला, ये याद रखना। आप बस ये याद कर लो बेटा, इफ के बाद और दैट के बाद, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए, इनके बाद कभी और नहीं आता। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। दैट के बाद और इफ के बाद कभी और नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वेदर के बाद और आता है, ठीक है। दैट और वेदर और होता है। यही नरेशन में भी डिफरेंस है कि जब आपसे कहा जाता है, जब किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं तो उसका कंजंक्शन इफ और वेदर होता है, तब आप वहां बता सकते हैं कि जो वेदर होता है वो और के साथ आता है और जो इफ है वो कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। वेदर सिर्फ और के साथ आता है। क्लियर है? ये आपको याद करना है। तो आई एम अनेबल टू थिंक वेदर टू राइट इट और टाइप इट, लिखूं या ना लिखूं या टाइप करूं, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो वेदर और का आपको ये याद करना है, वेदर और से और कुछ बनता नहीं है, ठीक है। वेदर की स्पेलिंग देख लेना। अच्छा, मौसम भी तो होता है वेदर, उसकी स्पेलिंग क्या होती है जरा कमेंट सेक्शन में लिखना फटाफट से, एक वो याद करना है। वेदर और नॉट भी हो सकता है बेटा, वेदर इट और दैट वन, और वेदर नॉट लिखो। एज सुन एज के एग्जांपल्स मैंने आपको टाइम कंजंक्शन में पढ़ाई दिए, जैसा कि वो होगा एज सुन एज के बाद में और आपका बेटा सब्जेक्ट होगा, सीधे सीधे सेंटेंस लिखा जाएगा। WHETHER, WEATHER होता है बेटा। रानी सिंह अगर वेदर की स्पेलिंग ये लिख रही हो तो गलत है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली याद कर ले। ये वाले कंजंक्शंस आपको कराए जा चुके, ये मैंने आपको इन्वर्जन में पढ़ा दिया था कि इनके साथ बेटा हमेशा इन्वर्जन बनेगा, हेड आएगा, या वैन आ सकता है, वैन के साथ साथ बेटा यहाँ बिफोर भी आ सकता है। तो आप जो चाहें वो लगा दे, वैन या बिफोर, ठीक है, दोनों आ सकते हैं। यहां कभी भी THEN नहीं आएगा और यहां कभी भी THEN नहीं आएगा, इनको कट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस में, इससे अलग हटाओ। नेक्स्ट आते हैं बेटा, लेस्ट के बाद शुड आता है, ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट के बाद मे माइट आएगा। ऑल्दो के बाद बेटा येट या कॉमा आता है, बाकी कोई कंजंक्शन नहीं आता, ये हम आपको बता चुके हैं। नो सूनर के बाद देन आता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस देन के साथ THEN कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहां कभी बिफोर नहीं आएगा और यहां कभी वैन नहीं आएगा। अगर आप इन सारी टर्म्स को अच्छे से याद करके चले जाएं, ध्यान से सुनना,
अगर आप इन सारी टर्म्स को अच्छे से याद करके चले जाएं तो आपको बेनिफिट होगा कि अगर मानो पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन भी इन टर्म से डायरेक्ट रिलेटेड आ गए तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि 5 क्वेश्चन 100% करेक्ट है। समझ पा रहे हो? तो इट इज नेगेटिव ऑफ एज सुन एज का नेगेटिव होता है नो सूनर, और नो सूनर के बाद बेटा इन्वर्जन बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही है तो इन्वर्जन बनेगा। क्या आप बात समझ रहे हो ना कि इनको याद करके जरूर जाना वरना बेटा फंस जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बट है बेटा, बट के यूजेस 3 होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखूंगा कितनों को आता है। ठीक है, पहले समझ लो बेटा बट है, बट के 3 यूजेस मैंने आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले ये प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन का मतलब होता है एक्सेप्ट इसके सिवाय या एक्सक्लूडिंग इसको छोड़ के। दूसरा बेटा एक कंजंक्शन होता है, कौन सा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो आज आपको मैंने पढ़ाया था, हिंदी इसकी लिखी जाती है लेकिन हमेशा कंट्रास्ट को शो करता है। ठीक है, और तीसरा बेटा एक कंजंक्शन होता है जहां ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ऐसे केसेस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, हिंदी होती है जो नहीं। ये तीनों यूजेस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो एक सेंटेंस है बेटा, एक सेंटेंस है नथिंग बट स्टार्स आर विजिबल एट नाइट। एक तो ये सेंटेंस है और एक और है बच्चों एवरीवन बट शी प्लेज वेल। ये दो सेंटेंस करेक्ट कर दो, जल्दी से करो बच्चे। नथिंग बट स्टार्स आर विजिबल एट नाइट और एवरीवन बट शी प्लेज वेल। हाँ बिल्कुल, रानी सिंह लिखते चले जाओ, कहीं नोट कर लो इनको और एक बार इनका रिवीजन करना क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन बेटा मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। देखो अब कोई टॉपिक नहीं समझा रहे, अब हम आपको ये बता रहे हैं कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब कितने दिन रह गए? ये जो वीक है बेटा नेक्स्ट वाला, ये तो लास्ट ही है, बस नेक्स्ट वीक में 5-6 क्लासेस होंगे, उसके बाद आप जो है एग्जाम के लिए तैयार हो। तो फर्स्ट करेक्ट है, देखो अब समझा देता हूं। नथिंग बट स्टार्स आर विजिबल एट नाइट, कुछ ऐसा लग रहा है नथिंग। ठीक है, बट का मतलब क्या है? बट का मतलब है एक्सेप्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बट का मतलब यदि एक्सेप्ट है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रपोजिशन होगा तो जो स्टार्स लिखा गया ये क्या है? ये तो नाउन है। अगर ये नाउन है तो बेटे किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में, और हम सबको पता है कि हर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब नथिंग क्या होगा? नथिंग आपका प्रोनाउन होगा जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो नथिंग का संबंध इससे होगा, आर नहीं आएगा बेटा, इज विल बी द करेक्ट आंसर। आया पहला क्वेश्चन समझ? दिमाग घूम गया बेकार में? तो जब हमने आपको बताया कि जब बट का मतलब एक्सेप्ट होगा तब ये प्रपोजिशन का काम करेगा, आपको ध्यान से समझना होगा। इज आएगा, आर नहीं आएगा। एवरीवन बट शी, एवरीवन क्या है? सब्जेक्ट है, बट क्या है बेटा? एक्सेप्ट, इसको छोड़ दो। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? प्रपोजिशन बनेगा। हर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या शी ऑब्जेक्ट हो सकता है? आपने कहा नहीं सर, तो शी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हर होगा। बनाओ बेटा, एवरीवन बट हर प्लेज वेल, ये आंसर लिखा जाएगा। अब आप देख लो भाई कितना समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूं ना फोकस्ड रहो, जब किसी को प्रपोजिशन कहा गया तो उसके साथ उसके फीचर्स लगा दो। भाई एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपको ये पता है कि ये प्रपोजिशन होता है, ये कंजंक्शन होता है, तो आप उसको निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे ट्रैक से हट जाएं कि पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है तो फिर तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमें पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है इस बात पे फोकस नहीं करना है, हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें किस पार्ट ऑफ स्पीच को यूज किया गया, ये आपके ऊपर फोकस्ड आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। बट एंड फॉर हो गया, ठीक है। बट फॉर यूज टू इंट्रोड्यूस अ रीजन, बट फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसको पढ़ लेना, इसमें मैं अब ज्यादा बीच में डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है बेटा, सिंस एंड फॉर काफी इंपोर्टेंट होते हैं। सिंस आपका डेफिनिट टाइम के लिए आता है और फॉर आपका इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है। ठीक है, कुछ और यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ सिंस, सिंस एक प्रपोजिशन होता है, यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में काफी आते हैं। सिंस बेटा प्रपोजिशन होगा और ये वाला क्वेश्चन सिंस वाला आप लोग कई बार देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा गया। वी यूज सिंस एज अ प्रपोजिशन विद द डेट ऑफ टाइम और अ नाउन फ्रेज, इट रेफर्स बैक टू द पॉइंट इन टाइम। बेटा पास्ट की बात करता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, टाइम होगा। ठीक है, सिंस द एज ऑफ 21 नाउन फ्रेज हो जाएगा। सिंस 1 सितंबर कोई डेट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, और क्या होता है सिंस?
बेटा सिंस एक कंजंक्शन भी होता है, वी यूज सिंस एज अ कंजंक्शन टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, मीनिंग फॉर टाइम और फॉर इंडिकेटिंग रीजन, टाइम और रीजन के लिए आता है। जैसे आपने कहा इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस आई सॉ यू, टाइम होगा, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही अराइव्ड, जब से वो आया टाइम होगा, और ही हैज बीन बैक टू द ऑफिस अ फ्यू टाइम्स सिंस ही रिटायर्ड, जब से वो रिटायर्ड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो कंजंक्शन होगा तो बड़ी सीधी बात है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। फॉर इंडिकेटिंग रीजन, आई हैड बिटर कॉफी सिंस इट वाज द ओनली बेवरेज अवेलेबल एट द शॉप, कुछ और था ही नहीं जैसा कि, तो मुझे इसी को लेना पड़ा। सिंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू कैन गो एंड प्ले विद फ्रेंड्स, काम खत्म हो गया, जाओ खेल लो, ठीक है, तो रीजन को बता सकता है। सिंस कॉन्टेस्टेंट्स केम ऑन टाइम वी कैन स्टार्ट द गेम, सब लोग आ गए समय पे तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। यूज ऑफ सिंस, सिंस एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है, सिंस एक एडवर्ब भी होता है। ये कब एडवर्ब होगा, जब ये अकेला लिखा जाएगा। एमा वेंट टू वर्क इन न्यूयॉर्क अ ईयर अगो एंड वी हैवंट सीन हर सिंस, हमने उसको तब से नहीं देखा है। यदि मैं सिंस के बाद कोई नाउन लगा दूं जैसे सिंस 2010, तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन, ये अब एडवर्ब होगा, ठीक है। He started working for the company in 1995 and has been there ever since, तभी से वहां है। He left home 2 weeks ago and we haven't heard from him since, तब से नहीं सुना, ठीक है, कि एडवर्ब होता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा फॉर कैसे यूजेस है, यूजेस ऑफ सिंस एज अ प्रपोजिशन हो ही गया है। तो प्रपोजिशन बेटा हमने कहा फॉर इट्स, ये जो होगा ना फॉर है, द टाउन इज फेमस फॉर इट्स कैथेड्रल होगा, फॉर माई बर्थडे होगा। एक तो फॉर बेटा आपका कॉज के लिए आता है और आपका प्रपोजिशन होगा। फॉर का यूज हम बेटा किसके लिए कर सकते हैं, ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, टाइम में। फॉर अ कपल ऑफ आवर्स होगा, फॉर आवर्स होगा, इंडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और वी ऑफन यूज फॉर टू इंट्रोड्यूस द पर्सन और पीपल रिसीविंग समथिंग, जैसे दिस इज फॉर माई सिस्टर, फॉर देयर कंट्री, तो ये बेटा कुछ यूजेस होते हैं, ठीक है। एक कंजंक्शन होता है मीनिंग बिकॉज, बिकॉज के प्लेस पे हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर आई हैव टू कैच द बस, कि बिकॉज मुझे बस को पकड़ना है। फॉर यू आर लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि तुम पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो ये बच्चों आज का आपका सेशन है, 9 बज चुके हैं और मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे सिंस एंड फॉर के, उसके गो थ्रू चले जाना। बाकी 9 बज गए, 1 घंटा है, आप लोग भी फटाफट से प्रपोजिशन का रिवीजन कर लो। 1 घंटे बाद एप्लीकेशन पे मैराथन क्लासेस में मिलेंगे और वहां आपका आज प्रपोजिशन का डिस्कशन है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ के आ जाओ, मिलते हैं 1 घंटे बाद, ओके। अब बस कंजंक्शन में इतना बहुत है, ये सब आप भी एक बार रिवीजन कर लो क्योंकि एग्जाम सिर पे रखा है। और अगर कुछ आपको याद आए पढ़ते हुए तब आप उस क्लास में पूछ लेना, वहां भी मैं आपको बता दूंगा कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एम्बाइबर्स, जय हिंद बच्चों। Keep imbibing